बच्चों लास्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर्स। बेटा मटेरियल तुमको पता है 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक कंडक्टर, इंसुलेटर, और इन दोनों के बीच में जो आता है ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या आता है सबको पता है क्या होता भाई? आर इक्वल रो एल बाय, वो जो रो रहता है वो क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो बेटा जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से ज्यादा है, वो कंडक्टर से लेकिन इंसुलेटर से कम है। और जो कंडक्टिविटी है, अब कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। पढ़े होंगे सेल कंडक्टेंस जी। वैसे बेटा यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या है? जी क्या है? कंडक्टिविटी है शायद। हाँ जी नहीं, रो से डिनोट करते हैं, रो से रेजिस्टिविटी सिग्मा। ये है तुम्हारी कंडक्टिविटी। भाई बहुत पढ़े होंगे तुमने केमिस्ट्री में, कप्पा उप्पा पढ़े होंगे सब, पढ़े होंगे ना कप्पा। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, नहीं कुछ नहीं पढ़े। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? ये तो याद आएगा। फिर कंडक्टेंस पढ़े होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होता था? ये ओहम होता था, उसका यूनिट क्या होता था? मोह, या ओहम इनवर्स, या सीमन, या साइमन, ठीक है? तो भाई देख, जो सेमीकंडक्टर्स है ना, इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है, लेकिन इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी से क्या होती है? कम होती है। उसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर है, जो सेमीकंडक्टर है, इनकी कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टर की कंडक्टिविटी से क्या होती है? कम होती है, लेकिन इंसुलेटर की कंडक्टिविटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि लो टेम्परेचर पे, जो कि कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर जैसा। और भाई रूम टेम्परेचर पे वो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। आज बेटा आप लोग जो इतने सस्ते सस्ते डिवाइसेस देखते हैं ना, मोबाइल्स सस्ते ही है भाई, लैपटॉप, कंप्यूटर। पहले जो कंप्यूटर बना था ना, रूम, अपने रूम की साइज कितनी है? रूम कितना कंप्यूटर था बेटा, जो ओरिजिनल कंप्यूटर है। और जब 1 MB की स्टोरेज बनी थी, 1 MB, तो कितनी बड़ी थी 1 MB? देखो पता है? वो जो जेरोक्स की मशीन नहीं आती क्या रखी हुई, वो बड़ी जेरोक्स की मशीन थी 8 की, उतनी बड़ी थी। और उसका फोटो था एरोप्लेन के अंदर, कार्गो प्लेन में उसको ऐसे लेके जा रहे थे, और वहां पे न्यूज़पेपर की हेडिंग थी, वी डन इट, वी मेक इट 1 MB। इतनी बड़ी बात थी भाई। सोच 1 MB कितना बड़ा था। और आज देख, इन बिल्ड मेमोरी हमारी 128 आ जाती, वो भी मोबाइल के इतने से मोबाइल में, वो भी और बहुत छोटी जगह में रहती। तो भाई साइंस में बहुत आगे निकला भाई। और सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था बेटा, वो था सेमी कंडक्टर, ठीक है? तो बेटा हम लोग सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर है, लेकिन राइट नाउ हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी बैंड्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एनर्जी बैंड्स। तो भाई टॉपिक अच्छा है, थ्योरेटिकल है, हो सकता तुम लोग को नींद भी आ जाए, मैं जिम्मेदार नहीं। एनर्जी बैंड सॉलिड। अब इसके लिए बेटा मैं तुमको पहले समझाता कि बैंड होंगे पूरी कहानी कैसे आती है। अब मैं सॉलिड पे डिस्कशन करते हुए गैस में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कहानी वहीं से चालू होती है, तुमको कहानी वहीं से समझेंगे। मैं बात कर रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम की। किसकी कहानी शुरू करा मैंने? ये मत बोलना यार कि भैया सॉलिड हेडिंग दी और आप गैस पढ़ा रहे, तो कहानी वैसे शुरू होंगी। हाइड्रोजन की कहानी पता है? बोलो फटाक से। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन? ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन काय में रहता? 1s में, 1s1। ये एक इलेक्ट्रॉन है, शानदार इलेक्ट्रॉन, ये 1s लेवल।
भाई इसमें 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मतलब नहीं कि दूसरे ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो दूसरे ऑर्बिटल्स भी क्या करेंगे, 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s 4s के बाद 3d। अब वो प्रिंसिपल है ना, पहले कौन से इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, जिनका एनर्जी लेवल लोएस्ट है। और एनर्जी लेवल कैसा पता करते हैं हम लोग, क्या किसकी एनर्जी ज्यादा है, 3s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा है, कुछ पढ़े होंगे 11th में, बोर्स फ्यूरी रूल। अरे भाई ये कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसके लिए s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, 3 + 0 0, p के लिए 1, 3 + 1 कितना होता है 4, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। चलो खैर छोड़ो, हमको उसमें नहीं जाना है अभी केमिस्ट्री में, लेकिन मैं तुमको बता रहा कि ऐसा नहीं, ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 1s ऑर्बिट है 1s ही है उसके बाद और कोई नहीं है। भाई लेवल्स तो है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनमें, बात अलग है, लेवल्स है लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, कैसा एटम है, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी पक्का। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका 1s, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी भी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड यानी एक दूसरे से दूर है और अकेले, तो ये इनके एनर्जी लेवल्स हो गए, ठीक है बेटा। अब मैं इनको नजदीक ला रहा एनर्जी लेवल ऐसे थे बेटा, ये 1s, ये इसका एनर्जी लेवल 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब भाई स्पिन रहती है, एरो क्या इंडिकेट करती है, स्पिन +½ हो सकता है दोनों के इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी हो, दोनों की अलग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सुन भाई, अब मैं दोनों को नजदीक ला रहा हूं, दोनों एटम्स को मैंने नजदीक लाया भाई, दोनों एटम को नजदीक लाया, ठीक है। नजदीक लाया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस के से क्या एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और इसके इलेक्ट्रॉन के से क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या क्लियर है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके वजह से एक्सपीरियंस करेगा, इसके वजह से, ठीक है। इनका इंटरेक्शन चालू हो गया। अब सुन, इतना डीप में तो शायद तुमको जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा साइन कर लेना अगर तुमको याद हो। याद है एक्वामैन में था, है ना, हाँ एक्वामैन में था, साइन ना भाई, कुछ अपन पढ़ते थे रेडियल फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये किसका फंक्शन रहता, आर का, सुनना यार, इसका फंक्शन रहता रेडियल प्रोबेबिलिटी, इसकी R1 और वैसे इसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी R2, समझते हो, ठीक है, तो टेंशन मत ले। अब यहाँ पे जो रेडियल फंक्शन आएगा वो दोनों का लीनियर फंक्शन रहेगा, वो दोनों का यानी सपोज है psi1 psi2, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन आएगा वो क्या रहेगा, दोनों का लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन समझता है, नहीं समझता, दोनों के लीनियर मतलब दोनों का पावर क्या रहेगा 1, और इनका ये कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कुछ कांस्टेंट। तो सुन, ये एनर्जी को हमने बोले थे E0, क्या बोले थे हमने इस एनर्जी को E0। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को दो एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, दो एनर्जी। एक एनर्जी रहती
ई नॉट प्लस डेल्टा ई और एक रहता ई नॉट माइनस डेल्टा ई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज पढ़े? ये दोनों क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये दोनों क्या है? इन्होंने मिलकर बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे? 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2। तो एक्चुअल में ये जो कहानी थी ना, ये दोनों ऐसे मिल गए भाई, ऐसे मिल गए। और यहाँ क्या बने? 2 एनर्जी लेवल बने, यानी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। क्या क्लियर है? एक की एनर्जी है ई नॉट प्लस डेल्टा ई और एक की एनर्जी है ई नॉट। ठीक है, मतलब जैसे मैं बात करूं, इसकी एनर्जी क्या थी? ये थी 1s। भाई ये 1s है, थनस का, इसका ये 1s बनाया मैंने। इसकी एनर्जी कितनी थी? ई नॉट। ये दूसरा एटम का, इसका भी था 1s और इसकी भी एनर्जी क्या थी? ई नॉट। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए और क्या बने? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक की एनर्जी है ई नॉट प्लस डेल्टा ई और एक की एनर्जी है ई नॉट माइनस डेल्टा ई। ये लेवल ई नॉट है, ये लेवल ई नॉट है और ये क्या है? डेल्टा ई है। बोल भाई ठीक है क्या? नहीं मैं केमिस्ट्री में चल गया भाई, लेकिन आंसर यही से मिलते हैं आप लोग अपनी चीजों के। अब क्या होगा भाई? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लाई करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाई करेंगे। तो भाई देख, पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन ई नॉट एनर्जी पे था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन का पे था, ई नॉट एनर्जी पे था। अब जब H2 बना, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ई नॉट से तो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी कम हो गई ना, इसके लिए हम लोग बोलते हैं H2 बनता, इसके लिए H2 बनता। क्या क्लियर है? हीलियम के केस में क्या होगा? 1s2। हीलियम क्या है? 1s2 है ना मेरे भाई? तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4। तो देख, ये 1s2 लेवल, एक का 1s2 लेवल, ये एनर्जी ई नॉट, ये दूसरे का 1s2 लेवल, इसका भी एनर्जी ई नॉट। यहाँ पे भी कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाए? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक की एनर्जी ई नॉट प्लस डेल्टा ई नॉट माइनस डेल्टा ई। बहुत अच्छे बेटा। क्या ये ई नॉट लेवल है? ये डिफरेंस डेल्टा ई है। क्या क्लियर है? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। कितने? 4। तो 2 यहाँ पे रहेंगे नियम से और 2 यहाँ पे रहेंगे। अरे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है ना? यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम, अगर वो सेम ऑर्बिट सेम ऑर्बिटल में, तो फिर कहां पे फर्क आएगा? स्पिन क्वांटम नंबर में। ठीक है भाई? तो सुन, बोलने का मतलब क्या हुआ? 2 की एनर्जी कम हुई और 2 की एनर्जी बढ़ गई, तो मतलब क्या है? कुछ मतलब आता है? कोई मतलब नहीं आ रहा। तो जितनी कम हुई उतनी तो दूसरों की बढ़ गई, जितनी स्टेबिलिटी आई उतनी क्या आ गई? ठीक है? तो भाई इसके लिए जो He2 है, He2 does not exist। पढ़े होंगे तुमने, हो सकता है तुमको वहां पे भैया ने अलग लॉजिक से एक्सप्लेनेशन दिए होंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट है और वो एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर क्या क्लियर है बेटा? था मेरी कथा कहानी तुमको H2 और He2 नहीं पढ़ानी थी, मेरी कहानी तुमको क्या थी मैं बतानी थी। मैडम जी जो लेट आए हैं सुनो, मेरी कहानी तुमको ये बताने की थी कि देखो ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी -13.6, एक ही लेवल है, एक ही। दूसरा ये भी आइसोलेटेड है, इसकी भी एनर्जी लेवल एक ही है, लेकिन जब मैं इनको नजदीक लाया तो एक लेवल के कितने लेवल बन गए? 2, क्योंकि आपस में क्या करने लगे? इंटरैक्ट करने लगे।
आपस में क्या करने लगे, दो एटम से दो लेवल बन गए। अब सोच कोई क्रिस्टल के अंदर कितने एटम्स रहते हैं, एक मोल के अंदर कितने एटम्स रहते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स। अगर मैं 23 ग्राम क्या ले लूं, सोडियम ले लूं, तो 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स रहेंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सोच दो एटम्स के नजदीक आने से यहाँ दो लेवल बन गए, तो उतने एटम के नजदीक आने से कितने लेवल बन जाएंगे। तो एनर्जी मॉडिफाइड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल मॉडिफाइड होंगी। मैं एक एग्जांपल और लेता, सुनो बच्चों, में बात करता सोडियम एटम की। मैं किसकी बात कर रहा, आइसोलेटेड सोडियम एटम। आइसोलेटेड यानी सबसे अलग, उसके आसपास और कोई दूसरे एटम्स प्रेजेंट नहीं है। बोल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11। बोल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। सही है ना, ये इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं इनके एनर्जी लेवल्स की बात करूं तो देखिए एनर्जी लेवल्स है 1s 2s 2p 3s। ये भाई एनर्जी लेवल्स है किसके, आइसोलेटेड के। ऐसे लेवल्स से कुछ सिर्फ आइसोलेटेड एटम से दिखाई देंगे। देख इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें दो, इसमें 6, इसमें 1। इसके ऊपर क्या 3p आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3p के ऊपर कौन आएगा 4s, 4s के ऊपर कौन आएगा 3d। मैंने अभी तो बताया लेवल्स रहते उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। ये तेरा एक सोडियम का एटम की कहानी है, शानदार कहानी। ऐसे ही दूसरा सोडियम का एटम है, वो भी कैसा है बेटा, आइसोलेटेड है। दोनों आइसोलेटेड थे, दोनों एटम्स की क्या थी भाई, बहुत शानदार कहानी थी, मस्त वेल डिफाइंड लेवल थे। अब इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे भाई, टाइम पास मत करने लगा। ऐसी कहानी थी, मस्त वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। अब मैंने इनको नजदीक लाया, क्या करा, नजदीक लाया। नजदीक लाने से क्या होगा भाई, हाँ दोनों के एक के इलेक्ट्रॉन को दूसरे के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। पहले वाले के इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को, सेम कहानी इसकी भी होगी, इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। तो क्या होगा, जो जहां पे देखो एक 3s दिखता था, अब वहां पे देखो कितने लेवल्स दिखाई देंगे, दो। यानी कि अब जब मैं इनको नजदीक लाऊंगा, भाई सुन आराम से सुना, मैं तुमको सब एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। पहले 3s की एनर्जी ऐसी दिखती थी, दो एटम्स को मैंने नजदीक लाया तो अब मेरे को भाई दो लेवल्स दिख रहे हैं। एक जो उसकी 3s की जो आइसोलेटेड जो 3s की एनर्जी थी उससे ज्यादा और एक उससे कम, दो लेवल्स दिखाई दे रहे, दो एटम को नजदीक लाया था। ऐसे ही बेटा मैंने तीन एटम्स को नजदीक लाया था, ऐसे ही तो कितने एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, तीन, दो एटम से दो में, ठीक है। अरे भाई अब जब तीसरा मैं इसके नजदीक लाऊंगा तो इससे ये दो बन गए, उससे जो बनेंगे तो एक ऐसा बनेगा, एक इसके ऊपर इसके नीचे, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, ये गायब हो जाएंगे, ठीक है क्या नहीं। कितने लेवल्स बन गए, तीन। दो एटम से कितने लेवल्स बन रहे थे, दो। तीन से कितने बनेंगे, तीन लेवल्स बन जाएंगे। अब सोच मैंने एक क्रिस्टल लिया यहाँ पे, सोडियम का एक क्रिस्टल है,
एक क्रिस्टल में कितने एटम्स है? अरे भाई करोड़ों। अगर भाई मास 50-60 ग्राम भी है तो उसके अंदर कितने एटम्स है? 10 टू द पावर 23 के अंदर एटम्स है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 10 टू द पावर 23 लेवल्स बन जाएंगे। क्या भाई बात समझ में आ रही? और ये इतने नजदीक रहेंगे अब एक दूसरे के कि ये इनके अंदर का गैप हमको दिखाई। अब ये भाई ऐसे हो गए। अब ये लेवल्स नहीं दिख रहे, अब ये क्या दिख रहे हैं? बैंड्स दिख रहे हैं। तो ये कहलाते हैं बेटा हमारे एनर्जी बैंड्स। ये बात समझ में? अब यहाँ पे सोच, मैंने क्या बोला था? 2 आइटम लाया तो 2 एनर्जी लेवल आए थे। n आइटम से कितने हो जाएंगे? ठीक है। अब सुन, एक के अंदर भाई कितने कितने एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं? 3s में 2, 3s में 2 होंगे ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है क्या नहीं? तो यहाँ पे टोटल कितने एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे? 2n एनर्जी लेवल्स। क्या क्लियर है भाई? पक्का? तो बात 3s की चल रही है ना, 3s के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन था। भाई क्लियर है? तो बेटा ये क्या बन गए तुम्हारे? एनर्जी बैंड्स बन गए। इसका मतलब जब मैं 2 एटम्स को नजदीक लाता तो भाई ये जो ऑर्बिटल्स है इनका क्या चालू हो जाता? स्प्लिटिंग चालू हो जाता। अब देख, जैसा अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 सोडियम एटम को नजदीक लाया तो भाई ठीक है, 3s 3p जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसका और उसके ऊपर वाले से का हमको मतलब है। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग किसमें चालू होंगे? 3p में। 3p सबसे नजदीक है ना भाई? भाई दोनों सोडियम के 3p, ये सोडियम, ये 1s 2s 2p, कौन इंटरेक्ट करेगा पहले? है कि नहीं? तो सबसे पहले स्प्लिट होना किसमें स्टार्ट होगा? 3p में। उसके बाद में किसमें स्टार्ट होगा? उसके बाद किसमें स्टार्ट होगा? और सबसे आखिरी में एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे? मॉडिफाई हो जाएंगे। तो भाई जैसे एक 3p था, इनको नजदीक लाया तो सबसे पहले ऐसा था 3p 3s 2p। सबसे पहले स्प्लिटिंग किसमें स्टार्ट होंगे? 3p में। उसके थोड़ी बाद स्प्लिटिंग किसमें स्टार्ट होंगे? 3s में। और इन तीनों में सबसे आखिर में स्प्लिटिंग किसमें स्टार्ट होंगे? बात समझ में आए? और नजदीक ला, स्प्लिटिंग क्या होंगी? और ज्यादा हो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे आप देख 3s और 3p के अंदर कोई गैप दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये इसको भूल जा, इससे हमको इनर शेल से कोई मतलब नहीं आता। आउटर शेल यानी वैलेंस शेल और उसके बाहर वाला शेल से मतलब है। ये ऐसा हो जाएगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया। और नजदीक ला तो फिर थोड़ा सा रिपल्शन के कारण यहां से हमको ऐसा स्प्लिट होते हुए दिखाई देगा। ये एक बैंड ऐसा बन जाएगा एनर्जी का और एक बैंड एनर्जी का ऐसा बन जाएगा। तो जब मैं नजदीक लाया तो वैलेंस शेल का भी एक बैंड बन गया और जो वैलेंस शेल के ऊपर एक शेल था उसका भी एक बैंड बन गया। बात समझ में आई? ये कहलाता तेरा 3s क्या था? वैलेंस था। तो ये कहलाएगा तेरा वैलेंस बैंड। क्या कहलाएगा? वैलेंस बैंड। और ये कहलाएगा तेरा कंडक्शन बैंड। क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी तक जब तक 3s में है, जब तक वो सोडियम के न्यूक्लियस के प्रभाव के अंदर है। जैसा 3s से बाहर निकला कि वो क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन।
और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये बन गया तेरा कंडक्शन। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कहलाता फॉरबिडन गैप। क्या कहलाता? तो ऐसी जो स्प्लिटिंग मैंने बताया ये सब में होती, ऐसी स्प्लिटिंग कंडक्टर में भी होती, इंसुलेटर में भी होती और सेमीकंडक्टर में भी होती। अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर की खासियत है कि जो उसका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, सपोज ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये दोनों बैंड एक दूसरे पे क्या कर लेते हैं? ओवरलैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओवरलैप। ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप ही नहीं है। मतलब यहाँ के जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चल जाते हैं? कंडक्शन बैंड में आसानी से, कोई किसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की तो उनमें ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में जो फॉरबिडन गैप है जबरदस्त है, जबरदस्त है भाई। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लेके अगर भाई यानी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो हमको उसको इतनी एनर्जी देना पड़ेगी ताकि उसके इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से कहां चले जाए? यहां चले जाए। ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर रहते हैं उनकी कहानी कुछ ऐसी रहती भाई। ये जो फॉरबिडन गैप रहता ये भाई इनसे कम रहता, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे यानी लोअर टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा पाते, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही उनको इतनी एनर्जी मिल जाती कि वैलेंस बैंड से कहां पे जंप कर जाते हैं। इसके लिए वो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी है उनके पास कि वैलेंस से कहां पहुंच जाए? कंडक्शन में पहुंच जाए। क्या क्लियर है भाई? सभी कहानी है बेटा। अभी हम लोग डिटेलिंग में और भी जाएंगे इसके, लेकिन मैं तुमको एक अप्रोक्सीमेट बताया कि होता क्या है। तो ये समझ में आया मैंने हाइड्रोजन को समझाया, क्योंकि हाइड्रोजन से हमको समझ में आ गया था कि दो हाइड्रोजन एटम नजदीक आते तो जो 3s लेवल था, जिस जो आइसोलेटेड की एनर्जी E नॉट थी, अब वो दो लेवल में स्प्लिट हो गई थी, 3 नॉट प्लस 3 नॉट माइनस। क्या क्लियर है? पक्का भाई? तो भाई जैसे तू दो आइटम को नजदीक लाएगा स्प्लिटिंग किसकी स्टार्ट होगी? सबसे आउटर 3p के पहले किसके हो जाएंगे? 4s के। 4s के पहले किसके हो जाएंगे? 3d के। हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसके और उसके पहले वाले से। तो 3s और 3p में किसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी? पहले 3p की। और नजदीक ला किसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी? और नजदीक लाते जाए स्प्लिटिंग क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों ऐसा लगेगा कि ये एक ही बैंड है, दो अलग अलग लेवल नहीं थे, एक ही लेवल है। और नजदीक ला तो फिर वो जो दो का एक बना था वापस से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक कहलाता कंडक्शन और एक कहलाता। तो भाई जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में कौन प्रेजेंट रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल के केस के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाते हैं? कंडक्शन। इसके लिए भाई कोई भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनको वहां पे जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं। तो जो वैलेंस बैंड है बेटा, वैलेंस बैंड पार्शियली भरा हो सकता या तो पूरा भरा हो सकता। वैलेंस बैंड देखना ऐसा 3s1 पूरा थोड़ा ना भरा है, पार्शियली भरा है। तो पार्शियली भरा हो सकता और पूरा, जैसा 3s2 है फिर वो क्या है? पूरा भरा हुआ। तो जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली भरा हो सकता और पूरा भी भरा हो सकता। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो या तो पार्शियली भरा रहेगा या तो फिर पूरा खाली रहेगा। पार्शियली भरा रहेगा या तो पूरा। मेटल के केस में देख पार्शियली, क्योंकि ये भरा है अगर तो देख वो भी पार्शियली क्या है? भरा हुआ है क्या नहीं? इंसुलेटर केस में पूरा एम्प्टी है, यहाँ पे पूरा उस केस में तो खुद ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्या भाई क्लियर है? तो भाई ये समझ में आया? और तुम बोलेंगे तो भाई एक बार और वापस समझाता मैं, वैसा कुछ नहीं। हाँ भाई देख 3s और 3p, अगर ये देखिए मैंने 3s बनाया, ये 3s, ये 3p
अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनना है तो क्या उसको यहां से यहां जंप करना पड़ेगा? पक्का? पक्का? जब तो फ्री बनेगा। लेकिन अब क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या हो गई? ऐसे स्प्लिटिंग हो गई 3s की, ये स्प्लिटिंग हो गई ऐसी। स्प्लिटिंग हो गई। क्या 3p की भी स्प्लिटिंग हुई? हाँ भाई हो गई। अब समझ, पहले क्या कहानी थी? ये थी अगर फ्री बनना है तो पहले ये भाई, अगर मैं लाइट की बात करूं तो इतनी एनर्जी वाला फोटोन चाहिए था, इतनी ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन चाहिए था। टेम्परेचर की बात करूं तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था इतना गैप जंप करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी जंप करने के लिए। लेकिन अब देख, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, छोटी सी लाइट गिरी, छोटी सी या छोटा गर्म करा, छोटा सा गर्म करा, या छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा जंप मारेगा? छोटे 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 जंप मार मार के ये कहाँ पे आ जाएगा? 3p में। और क्या बन जाएगा? और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना पहले कर पा रहा था क्या? ये हुआ बैंड बनने का फायदा। पहले क्या था? यहां से सीधा 10 फुट जंप मारने की थी, बहुत कम लोग होंगे जो 10 फुट मार पाएंगे, इम्पॉसिबल जैसा काम था। लेकिन अब क्या करें, बीच में हमने एक एक फुट पे स्टोन रख दिए, और अच्छे से करें, आधा आधा फुट पे रख दिए। अब तो क्या है, बस हर कोई पार कर लेंगे। समझ में आ रहा? इसकी वजह से भाई वो क्या हो गया, उसकी कंडक्टिविटी पे असर पड़ा, छोटे छोटे के अंदर भी वो जंप करना चालू कर देंगे। क्या क्लियर है भाई? समझ में स्प्लिटिंग का फायदा? अब जो हमने तुम्हारी चर्चा करे थे, बोलो बड़ा से क्या होगा? क्या था कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 था और 3p2 था, है कि नहीं भाई? अब क्या होगा? हाँ नहीं नहीं, तू चाहो तो इनकी बात कर सकता भाई, क्योंकि 3s से पहले काय में आएंगे? 3p में, और फिर 3p से काय में जाएंगे? समझ में आ रहा? तो 3 सबसे पहले स्प्लिटिंग किसकी होगी? 3p की या 3s की? 3p और 3s में किसकी स्प्लिटिंग होगी पहले? पहले स्प्लिटिंग होगी 3p की। भाई 4s की तो हो चुकी होंगी यही कहीं, ये 3p 4s 3s, इसकी कहां पे होंगी? बाद में। ठीक है, और नजदीक ला। क्या ठीक है भाई? क्या ये एक ही बैंड बन गया पूरा? क्या ये एक ही बैंड बन गया ऐसा? ऐसा ये एक ही बैंड बन गया भाई। और नजदीक ला तो ये काय में डिवाइड हो जाएगा? दो बैंड में डिवाइड हो जाएगा। एक कहलाएगा वैलेंस बैंड और एक कहलाएगा इनके बीच का गैप फॉरबिडन गैप। ठीक है, अब बता टोटल एनर्जी लेवल्स कितने रहेंगे? n एटम्स है तो n लेवल्स हो जाएंगे। और भाई यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3s और 3p में 8। अरे 8 आ सकते ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8n एनर्जी लेवल। यानी मैं बोल सकता हूं इसमें से 2n एनर्जी लेवल किसके है? 3s के। और 6n एनर्जी लेवल किसके है? 3d के। हाँ भाई 3 है क्या नहीं? तो टोटल एनर्जी लेवल कितने हो गए? 8n। अब ये देख 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पूरा भरा हुआ है। इन इसके 2n लेवल्स कैसे है? कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। इन 6n में से बेटा 2n क्या रहेंगे? 2n क्या रहेंगे? कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे। और बाकी के जो 4n है ये क्या रहेंगे? एम्प्टी। तो इतने एनर्जी लेवल क्या रहेंगे? एम्प्टी।
क्या भाई क्लियर हो रहा? भाई जब तुम इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से जो मैंने बोला तुम लोग को समझ में आएगा। क्या करनी है? स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग होती पहले? आउटर, फिर इनर, फिर उसके इनर नजदीक ला तो स्प्लिटिंग होती। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब सबके एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं, अलग अलग नहीं, पूरा ये एक ही दिखाई देता है, लेकिन और नजदीक ला तो जो मिलकर एक बना था उससे कितने बनेंगे? दो, वैलेंस और। क्या क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? तो ये थे बेटा हमारे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। difference between valence band, conduction band and energy gap band। ठीक है, तो पहले हेडिंग दो वैलेंस बैंड। ए भाई टाइम पास नहीं, हेडिंग दो वैलेंस बैंड। हाँ भाई बोलो, वैलेंस बैंड क्या रहता है? ये किसका एनर्जी लेवल है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। किसका एनर्जी लेवल है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस शेल है, तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट रहेंगे। ये कभी खाली, ये कंप्लीटली भी भरा हो सकता, पार्शियली भरा हो सकता, लेकिन कभी खाली। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, ये कब कंडक्ट करेंगे? यही बात लिख रहे हैं, लिख भाई। It is a band of, it is a band of energy level of valence electrons, energy levels of valence electrons in a crystal, in a crystal। पॉइंट्स में लिखता था याद रहेगा, इन अ क्रिस्टल। दूसरा पॉइंट बना के लिख, दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी। बिल्कुल याद रख, ये बैंड कभी भी खाली नहीं होगा भाई। दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी। नेक्स्ट पॉइंट, दिस बैंड इज पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड। This band is partially or completely filled with electrons। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो उसका, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। इससे ज्यादा है ही नहीं कोई किताब में। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड लिखो कंडक्शन बैंड। लिख भाई कंडक्शन बैंड क्या है? इट इज दी, लिख भाई मैं बताता, it is the lowest unfilled energy band, lowest unfilled energy band above the valence band, above the valence band। क्या क्लियर? देखना ऐसा 4s का स्प्लिटिंग हुआ था, इसके ऊपर को किसका स्प्लिटिंग हुआ? 3d। तो यहाँ पे 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी थी? 4s की। 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3d की।
3d से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 4p की। तो भाई उन सब, अगर वो 3p से बेटा 4s में पहुंच गया तो वो तो कंडक्शन करना चालू कर दिया। हमको 4p और 3d और 4p से कोई मतलब नहीं। तो वैलेंस बैंड के ऊपर वो बैंड जिसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से ज्यादा है, जस्ट नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, जस्ट नेक्स्ट टू, वो कहलाता तुम्हारा कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब कंडक्शन बैंड की भाई खासियत रख कि ये बैंड या तो पार्शियली भरा हो सकता या तो खाली रहेगा, लेकिन पूरा भरा हुआ कभी। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, क्योंकि चैप्टर सेमीकंडक्टर है, तो ये बैंड 0 केल्विन पे खाली रहेगा, 0 केल्विन पे। और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत मिल जाएंगी कि वैलेंस से कहां पे जंप कर जाएंगे, कंडक्शन में। तो 0 केल्विन में सेमीकंडक्टर पे कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, पूरा खाली। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, पार्शियली भरा हुआ रहेगा। क्या क्लियर है? तो लिख ले भाई, पॉइंट बना के लिख, एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin, comma in semiconductor, conduction band is empty. Conduction band is empty. Next point लिख, at room temperature, at room temperature, conduction band is either empty or partially filled. Is either empty or partially filled. यानी अगर रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी मिल जाती कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन हो जाएंगे तो थोड़ा भरा हुआ है, और अगर उतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे भी नहीं मिल रही तो फिर लोग क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो ये तो बोला मैंने कि ये कंडक्शन बैंड या तो खाली रहेगा या तो पार्शियली भरा रहेगा, लेकिन पूरा भरा हुआ कभी रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट लिख, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, अब एनर्जी गैप क्या है बेटा, देखो हमने पढ़े थे ऐसे भाई, ये था हमारा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड। छोड़ जाए, ये देखो, ठीक है। बेटा वैलेंस बैंड के अंदर भी एक एनर्जी लेवल थोड़ा है, वैलेंस बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है और ये वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल है। कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। तो बेटा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये कहलाता तुम्हारा एनर्जी गैप। क्या कहलाता? और ये एनर्जी गैप ही डिसाइड करता है। मेटल के केस में तो एनर्जी गैप लगभग क्या रहता है, 0, दोनों ओवरलैप कर रहे थे। ठीक है। और इंसुलेटर के अंदर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। डायमंड के केस में गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सेमीकंडक्टर के केस में ये गैप 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। चलो लिख लो भाई, क्या है बोल, एनर्जी गैप क्या है पहले, इट इज द डिफरेंस इन दी lowest energy level of conduction band and highest energy level of valence band। लिख ले भाई, it is the difference between the lower energy level of conduction band and the highest energy level of valence band। ठीक है। या तो ये भी याद रख सकता है कि भाई मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। लिख ले भाई, energy gap is the minimum amount of energy required, is the minimum energy required to move electron from valence band to conduction band, from valence band to
कंडक्शन बैंड। क्या क्लियर है बेटा? अब ये लिख ले भाई अगर स्टार बना के कि इन केस ऑफ मेटल एनर्जी गैप इज जीरो। इन केस ऑफ मेटल एनर्जी गैप इज जीरो। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अरे इतने सेंटेंस क्यों लिख रहे हैं भाई? ऐसा लिखो ना भाई, सीधा ऐसा लिखो, फॉर सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप जीरो से बड़ा लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा। फॉर इंसुलेटर्स एनर्जी गैप 3 से बड़ा और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इतना या उससे छोटा, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा लिखो, यही मत लिखो, इतने लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। क्या भाई क्लियर है भाई? ये लिखो, इसमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो डायमंड के लिए हमने 6 ले लिए थे, हो सकता है और भी ज्यादा चल जाए। क्या भाई क्लियर है? अब भाई नेक्स्ट लिख, इन केस ऑफ मेटल्स वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड may overlap each other or there is a very small energy gap between them। ठीक है? अब सुन भाई, देखिए जो मैं चीजें बता रहा, हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा लगे। देख भाई, देख दोस्त, मेटल्स के लिए मैं ऐसा बोल रहा, ये भाई वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। देख इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, बहुत कम एनर्जी गैप है। ठीक है भाई, बहुत कम एनर्जी बैंड है। तो भाई देख भाई, ऐसी कंडीशन हो सकती है इसमें, सुन, कि वैलेंस बैंड पूरा भरा हो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शियली भरा हुआ हो, कंडक्शन बैंड इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। तो अगर इतनी एनर्जी भी नहीं है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सके, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। क्या क्लियर है? ये एक पॉसिबिलिटी है, याद रखना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे क्या था, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड था, ये कंप्लीटली फिल्ड था। बोल ठीक है क्या नहीं? अभी वैलेंस बैंड कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड क्या है, कंप्लीटली, लेकिन इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कोई जरूरत नहीं हो, कंडक्शन का भी काम करेगा और वैलेंस का भी काम करेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मेटल से गैस में दो पॉसिबिलिटी, जीरो एनर्जी गैप या विद अ लिटिल एनर्जी गैप। लेकिन विद अ लिटिल एनर्जी गैप में कंडक्शन बैंड पार्शियली भरा रहेगा, और जब अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो इसको समझ ले कि वो मेटल के अंदर कंडक्शन वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है। क्या क्लियर है? अब ये तो कहानी थी मेटल्स की। सेमीकंडक्टर में क्या देखा बेटा, अब तो आसान हो गया। बोल, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, जीरो केल्विन पे ये पूरा खाली, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा भरा हुआ या तो पूरा खाली। ठीक है? वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ हो सकता है या तो वो भी पार्शियली भरा हुआ हो सकता है, उससे हमको कोई पंगा नहीं है। ठीक है नहीं?
क्या भाई क्लियर है? लेकिन दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप छोटा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएंगे, ठीक है। और इंसुलेटर के केस में ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, ये तो खाली से रहेगा पूरा कंडक्शन बैंड, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ये गैप इतना बड़ा हो जाता है कि वो जंप नहीं कर पाता, इसके लिए कभी कंडक्शन का काम नहीं करता। ठीक है बेटा, ये आता है एग्जाम में, ये जो पढ़े एनर्जी बैंड से मटेरियल को क्लासिफाई करना आता है, लेकिन एनर्जी बैंड कैसे बने